question number 1. With reference to carbon nanotubes, consider the following statements. Right? क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स, कार्बन नैनोट्यूब के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. तो देखो ऑप्शंस देखो पहले. दे कैन बी यूज्ड एज कार्ट्रिजेस ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी. देखो कैन बी वर्ड आया है, तो कैन बी वर्ड आया तो मैंने ऑलरेडी बोला इट इज़ डेफिनेटली करेक्ट. अगर कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है उसमें, जैसे कि इट इज़ ए यूज, इट कैन बी यूज्ड, ऐसे कैन बी यूज्ड यूज के बारे में और पॉसिबिलिटी बोली है कैन बी, तो ये डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए 1 इज करेक्ट. सेकंड है दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. मतलब कि दे कैन बी मेड, कैन बी वर्ड आया. दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट. तो 1 2 3 करेक्ट वाला ऑप्शन डी, 1 2 3 सॉरी, हाँ 1 2 3 एंड 4. तो 4 वाला ऑप्शन रॉन्ग है. मतलब कि 4 वाला ऑप्शन, सॉरी 1 2 3 एक साथ किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है. एक्चुअली इसका आंसर डी है, गलती से मैंने सी को टिक किया है यहाँ पे. लेकिन शायद मेरा भी गलत हुआ था ये वाला क्वेश्चन. फ्रैंकली स्पीकिंग ये वाला क्वेश्चन मेरा खुद का भी गलत हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ मतलब कि 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, देयरफॉर इसका आंसर है 1 2 3 एंड 4. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन गाइज. आई विल गेट यू मतलब कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा. शायद मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ट्रिक कौन सा अप्लाई करना है और क्या है. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन बेटर वे लेटर ऑन. राइट. तो स्किप दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि इसका आंसर मुझे भी पता नहीं, मैंने रिव्यू नहीं किया. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट लेटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. राइट. और 3 ऑप्शंस आर गिवन एंड एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन क्या है नीचे पढ़ो. एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन. कैन बी और ये है ड्रोन का यूज टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. तो टेक्नोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जनरली सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं. राइट. तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट. मतलब कि फर्स्ट का आंसर है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, फर्स्ट. सेकंड, इंस्पेक्टिंग द क्रैटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज. थर्ड, कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस. अभी देखो ये जस्ट ड्रोन के यूजेस के बारे में है. तो ड्रोन के यूजेस कुछ भी हो सकते हैं. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड स्प्रे करने में कौन सा रॉकेट साइंस है? राइट. इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स मतलब कि इंस्पेक्शन करना है एक्टिव वोल्केनो कहाँ है ऊपर से. और कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स मतलब कि जो वेल ऊपर आते हैं उनके ब्रेथ सैंपल कलेक्ट करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होती है. मतलब कि टेक्नोलॉजी के यूजेस दिए हैं. मतलब कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो जनरली ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, इसलिए 1 2 एंड 3 डी ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. देखो द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन ए शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर्स लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट. देखो ये एक्सप्लेनेशन है पूरा, ये आप आराम से पढ़ लेना बाद में. लेकिन ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट, तो देखो ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट, पहले तो आपको मैंने बोला है जिस जिस भी स्टेटमेंट में कॉमन कुछ है ना उन्हीं में से आंसर है. तो सी एंड डी में देखो लिसा कॉमन है, LISA. तो सी ऑप्शन लिसा पाथफाइंडर है एंड डी ऑप्शन है इवॉल्व्ड लिसा. तो इसका आंसर इन दोनों में से एक है. ये तो आप डेफिनेटली मेरे लॉजिक के हिसाब से डेफिनेटली कर पाओगे कि हाँ ये दोनों में से तो आंसर है. ऐसे 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं गाइज. तो अभी बचा सी है या डी है आंसर. तो इसका आंसर है डी, इवॉल्व्ड लिसा. अभी यहाँ पे तो मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी हमने दो दो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर दिए. राइट. तो अब क्या करना है 2020 में, मतलब कि सॉरी, हाँ इवॉल्व्ड लिसा, हाँ. तो इवॉल्व्ड लिसा जो है ना वो किसी एक साल आया था, मतलब कि 2018 या 19 या 18 या 20 शायद, सॉरी 17 या 18 में इवॉल्व्ड लिसा के बारे में क्वेश्चन आया था. तो दैट मीन्स उस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के हिसाब से आपने इवॉल्व्ड लिसा ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए. राइट. तो इवॉल्व्ड लिसा के बारे में क्वेश्चन आया. राइट. और सेम इवॉल्व्ड लिसा के इसी को पकड़ के 2021 में भी सेम क्वेश्चन आया. जो जो रिसेंटली जो प्रीलिम हुआ इवॉल्व्ड लिसा को ही पकड़ के और एक क्वेश्चन आया. मतलब कि देखो इवॉल्व्ड लिसा
इवोल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सी और डी में से आंसर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of the prospective parents। देखो मैंने ऑलरेडी बोला है ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट, एग्स और स्पर्म्स, और की जगह ऑब्लिक भी डाल सकते थे लेकिन ऑब्लिक नहीं डाला जानबूझ के, उन्होंने और लिखा। मतलब कि जब हम कुछ टेक्निक इवॉल्व करते हैं ना तो यूपीएससी सोचती है हाँ यहाँ पे ऑब्लिक की जगह और लिख के देखते हैं, राइट। तो वो आपको देखना है, और ऑब्लिक का मीनिंग सेम है और ऊपर से कैन भी आया है, इसलिए वन इज डेफिनेटली करेक्ट। वन डेफिनेटली करेक्ट है तो ए और डी इन्हीं में से आंसर है, क्योंकि बी एंड सी में वन नहीं है तो बी एंड सी एलिमिनेट हो गया। अभी डी में देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, ए पर्सनस जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब कि कैन बी वर्ड आया इधर, राइट। तो ये भी करेक्ट है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग। देखो थर्ड वाला क्या है, कैन बी इंजेक्टेड। मतलब कि तीनों स्टेटमेंट में कैन बी वर्ड आया है और कोई एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, ऑल द ऑप्शंस, राइट। समझ रहे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग निमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली पढ़ो, दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। स्टेटमेंट हो गया, एज यू नो साइड इफेक्ट ही नहीं होता है, लेस साइड इफेक्ट्स ऐसा आता तो करेक्ट होता था, या लेस एलर्जिक रिएक्शन दे, लेकिन वहाँ पे नो मतलब कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो साइड इफेक्ट होता ही नहीं, ऐसा अगर स्टेटमेंट है तो दैट विल डेफिनेटली बी रॉन्ग। इसलिए सी एंड डी एलिमिनेट हो गया, बचा ए एंड बी दोनों में वन है तो वन आपको पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन मैं तो स्किप करूँगा, डायरेक्ट सेकंड को पढ़ते हैं। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी वर्ड आया अगेन, इसलिए सेकंड इज करेक्ट। तो बी इज द आंसर, 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि ऑलरेडी हमने ए एंड बी तो डिसाइड किया है कि सी एंड डी में से तो आंसर नहीं है, क्योंकि थर्ड इज एलिमिनेटेड। तो समझ रहे हैं आप, एलिमिनेट मैं फास्ट फास्ट ले रहा हूँ, एलिमिनेट आप अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से रिपीट करके सुनना, नो वरीज, आपको समझ में आएगा पूरा। तो और फर्स्ट भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। मतलब कि ऐसे अगर दिया है ना कि हाँ ये निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एज वेल एज सेप्सिस, तो मतलब कि नंबर ऑफ डिसीजेस पे ये वैक्सीन वर्क हो रहा है। और आगे ओनली लिखा है क्या, मतलब कैसे लिखा है क्या, दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया ओनली, और निमोनिया मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस ओनली, मतलब कि और भी बहुत सारे डिसीजेस है जिसमें ये ऐसे वाले वैक्सीन वर्क होते हैं, इसका मीनिंग, क्योंकि वहाँ पे ओनली डाल के स्लैश नहीं किया स्टेटमेंट को, इसलिए 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया बी, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। देखो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी देखो सी एंड डी में देखो, हाँ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सी में क्या है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मतलब कि हेल्थ केयर की भी बात हो रही है, एजुकेशन की भी बात हो रही है। तो ऊपर तो एक ही दिया है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई एक ही की इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, राइट। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए सी को एलिमिनेट किया। डी में भी देखो टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन भी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन ये भी नहीं हो सकता। की इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी वन ओनली, एक लॉक होता है उसकी की एक ही होती है, राइट। तो बी स्टेटमेंट देख लो, बी क्या है, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड ए क्या है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप हमें पता है सी एंड डी में से आंसर नहीं है, मतलब हम दो एलिमिनेट तो इजीली कर पाए इस लॉजिक से कि की अगर है तो एक ही होना चाहिए, दो दो नहीं होना चाहिए, इसलिए सी एंड डी को एलिमिनेट किया। ए एंड बी को कैसे डिसाइड करना है कि ए एंड बी में से आंसर है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ए ही आंसर है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बी नहीं है, यहाँ पे लॉजिक नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर 2019 में एक डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्च किया होता तो उसी विकिपीडिया पेज में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है, तो इसलिए इसका आंसर है ए, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के वीडियो आपको बचाएंगे या टेक्निक्स आपको बचाएंगे, मतलब कि टेक्निक से एक दो ऑप्शंस टेक्निक से एलिमिनेट हो गए, एक एक ऑप्शन आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो नोट्स है उसमें से हेल्प करेंगे। इसलिए मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 40 मार्क तो श्योर शॉट बढ़ने वाले हैं आपके, अगर आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के वीडियो सिंसियरली देख रहे हैं और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के नोट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको 40 मार्क्स का मार्जिन डेफिनेटली मिलेगा। आइदर यू बिलीव और नॉट, जो लोग बिलीव कर रहे हैं उनको डेफिनेटली मिलेगा। दैट इज़ माई क्लेम, otherwise it's your choice, you follow don't follow, I will keep doing my work, I will keep providing these analysis videos with enthusiasm। अभी मैं मेरा मेंस का रिजल्ट निगेटिव आया उससे भी बाहर आ चुका हूँ ऑलमोस्ट कि अभी ठीक है, आई हैव टू एक्सेप्ट एंड गो अहेड। तो वो भी मेरा थोड़ा सा 2-3 4 दिन मूड थोड़ा डाउन था, लेकिन अभी आई हैव स्टार्टेड विथ मोर विगर मोर कॉन्सेंट्रेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। जो लोग मेरे ऊपर बिलीव करेंगे उनको डेफिनेटली they will get 40% hike in their marks, that is my guarantee। So next question, question number 7, which of the following statements are correct regarding the general difference between plant and animal cells? जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अभी देखो ये वाला थोड़ा सा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट आप पढ़ना। जिस स्टेटमेंट में डू नॉट वर्ड आता है ना, डू नॉट निगेटिव, मैंने ऑलरेडी बोला है निगेटिव जिस स्टेटमेंट में बात हुई होती है ना, एक्चुअली वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसको जानबूझ के निगेटिव करके उल्टा करके रॉन्ग बना देते हैं स्टेटमेंट को। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कल कि महात्मा गांधी डज नॉट सपोर्ट द मतलब कि डज नॉट सपोर्ट सो एंड सो थिंग, एक्चुअली ही सपोर्ट, लेकिन जानबूझ के डज नॉट डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या डाला, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच डू। एक्चुअली क्या है, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल्स डू। उल्टा करते हैं यूपीएससी, इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट में उल्टा करते हैं, लेकिन ऊपर वाला, इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। इसलिए सेकंड रॉन्ग है तो ए बी एंड डी एलिमिनेट हो गया, आंसर डायरेक्टली आ गया सी 1 and 3 ओनली। अभी देखो ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट वाला, प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी डू नॉट वाला स्टेटमेंट कहाँ डाल दिया उन्होंने, लास्ट में डाल दिया। मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले और निगेटिव अगर बाद में होता है किसी स्टेटमेंट में, मतलब कि प्लांट सेल एनिमल सेल। देखो मैंने ऑलरेडी बोला है एक ही चीज़ के बारे में अगर आधे स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात और आधे स्टेटमेंट में निगेटिव बात है तो वो स्टेटमेंट तो वैसे भी रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे आधे स्टेटमेंट में प्लांट सेल के बारे में बात है, आधे स्टेटमेंट में एनिमल सेल के बारे में है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव वाला मतलब कि ये वैसे भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है इसमें, लेकिन पॉजिटिव वाला पहले एंड निगेटिव वाला बाद में होना चाहिए। सेकंड वाले में क्या किया, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली प्लांट सेल डज हैव, लेकिन निगेटिव वाला पहले डाल के वो रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन जब भी पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट पहले और रिमेनिंग निगेटिव वाला स्टेटमेंट बाद में डाल दिया तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। इसलिए 1 and 3 ओनली इज द आंसर। वैसे ये साइंस एंड टेक का जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में जनरल साइंस के नोट्स में ऐसे चीज़ें सब सारी है, मतलब कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल वॉल, न्यूक्लियस, मतलब कि जो भी बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे मेरे नोट्स में है। तो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। देखो अभी इसका आंसर है ए 1 2 and 3 ओनली, 4 and 5 नहीं है। देखो क्यों, देखो हाँ, विच आर द रीजन्स और फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन, मतलब कि बेंजीन पोल्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स है। देखो जब भी यूज़ की बात होती है ना, यूज़, तो वो वाले चीज़ें पोल्यूशन नहीं करती। 4 and 5 में यूजिंग वर्ड डाल दिया है आपको हिंट देने के लिए, यूजिंग वार्निशेस वुडन फर्नीचर। देखो वुडन फर्नीचर अगर वार्निश करके यूज़ किया तो वो पोल्यूशन क्यों करेगा। जैसे हमारे घर में हम जो होता है ना बेड के साइड में उसको मतलब कि कुछ मतलब कि वो ख़राब ना हो जाए इसलिए वार्निश लगाया जाता है। तो अगर उससे बेंजीन पोल्यूशन होता तो हर घर में अलाउड ही नहीं होता, राइट। मतलब कि उसका यूज़ अलाउड ही नहीं होता वुडन फर्नीचर, जो घर में हम बेड कबर्ड में अंदर वार्निश लगाया होता है, तो इट विल नॉट बी अलाउड। इसलिए 4 इज डेफिनेटली नहीं है, 4 से पोल्यूशन नहीं होता है। तो बी सी एंड डी में 4 है, इसलिए आंसर है 1 2 and 3 ओनली। और फिफ्थ भी देखो, यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन, तो ये भी प्रोडक्ट यूज़ करने से क्या है, पॉलीयूरेथेन का और कोई बेंजीन का कोई कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन 1 2 and 3 में देखो, वुड बर्निंग करेंगे तो धुआं आएगा,
सेकंड में टोबैको स्मोक, स्मोकिंग धुआं आएगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट धुआं आएगा। लेकिन 4 एंड 5 में धुआं वगैरह कहाँ आ रहा है, जस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ पे ही रहेगा वो चीज़, उससे पोल्यूशन कैसे आएगा, राइट। तो गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। मतलब कि वो चीज़ दिमाग में लानी है, हाँ ये चीज़ आंखों के सामने लानी है। हाँ वुड बर्निंग डेफिनेटली धुआं आ रहा है तो पोल्यूशन होगा, लेकिन 4 क्या है, जस्ट वुडन फर्नीचर यूज़ करने से कैसे पोल्यूशन होगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक जो लोग मतलब कि सिंसियरली वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको रिलेट हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको थोड़ा सा हेवी लगेगा कि मतलब कि क्या लॉजिक क्या है, बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली वॉच माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वीडियो जो पीछे हुए हैं, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। और 2011 से लेके 21 तक के सारे एनालिसिस वीडियोस देखने तक और मेरे PYQ एनालिसिस के नोट्स एक दो बार पढ़ने के बाद आपको डेफिनेटली 40 मार्क का हाइक आपके टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा, UPSC के क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा, और आपको प्रेशर हैंडल करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 9, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर, which of the following actions or policies are most likely to be गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। मतलब कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को इंडिया कैसे रोके अगर होता है तो, इन सिंपल वर्ड्स, कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो व्हाट इंडिया कैन डू। तो देखो सेकंड वाला क्या है, ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स। मतलब कि सेकंड जानबूझ के मोर डाल दिया, ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक्स। क्या होगा फॉरेन बैंक्स, क्यों नहीं डोमेस्टिक बैंक से भी कर, डोमेस्टिक बैंक से ही कर दो, क्यों चाहिए डोमेस्टिक, मतलब कि मोर फॉरेन बैंक ही लाओ, ओपनिंग एंड ओपनिंग। मतलब कि क्या फ़ायदा होगा, उससे तो नुकसान ही होगा, फॉरेन बैंक्स आएंगे और मतलब कि फॉरेन का ये बढ़ेगा हमारे इकोनॉमी में, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, राइट उनका, वो इंटरफेयर करेंगे फॉरेन बैंक्स, तो इट विल बी एक्चुअली डिट्रीमेंटल। लेकिन मोर फॉरेन बैंक्स क्यों चाहिए, इसलिए सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड क्या है, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, फुल वर्ड डाल दिया, मेंटेनिंग एडिक्वेट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऐसा होता या, लेकिन फुल मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसलिए C&D तो एलिमिनेट वैसे भी हो गया। 2 को हमने एलिमिनेट किया क्योंकि मोर फॉरेन बैंक्स लाके क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन 1 क्या है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। अभी यहाँ पे देखो 1 एंड 2 है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट है। पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, फॉरेन पे डिपेंड मत रहो, और सेकंड पे बोल रहा है फॉरेन पे डिपेंड रहो, मतलब इन शॉर्ट मीनिंग, तो एक एंड दो एक साथ तो नहीं रह सकते, इसलिए B&D उसी लॉजिक से एलिमिनेट होता है कि एक एंड दो, 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में लेस डिपेंडेंस बोल रहा है, और सेकंड में बोल रहा है कि मोर फॉरेन बैंक्स लाओ, तो 1 एंड 2 अगेंस्ट ईच अदर, तो B&D एलिमिनेट हो गया, बचा कौन सा, A एंड C, तो A1 ओनली, C3 ओनली। 3 में फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए 3 इज एलिमिनेटेड एंड 1 इज। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 लॉजिक भी लगा सकते हैं आपकी तरक्की करने के लिए, मतलब कि आपको तरक्की, मतलब कि ऐसा गारंटी लगने के लिए कि हाँ यही आंसर है। एक एक लॉजिक, दो लॉजिक, अपने अपना जितने दिमाग में आते हैं ना उस मोमेंट पे उतने लॉजिक लगा के देखो, सारे लॉजिक डेफिनेटली बैठेंगे। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। If you withdraw 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy is, देखो immediate effect वर्ड डाला है, immediate effect, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट। immediate effect अगर बोल रहा है तो इट विल लीव अनचेंज, डी ऑप्शन है, टू लीव इट अनचेंज। मतलब कि 1 लाख आपने अगर डिमांड डिपॉजिट से निकाल दिए, मतलब कि ऑलरेडी बैंक में थे, डिमांड डिपॉजिट में थे, मतलब कि आपके डिमांड डिपॉजिट में थे, आप कभी भी निकाल सकते थे, तो निकाल लिए, उसमें क्या है, तो बैंक को भी कुछ लेना देना नहीं है, तो 1 लाख मतलब कि एक्चुअली ये इकोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक नहीं है। लेकिन पहले में क्या बोला है, टू रिड्यूस इट बाय 1 लाख, टू इंक्रीज इट बाय 1 लाख, टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख, तो मतलब कि इमीडिएट इफेक्ट की वजह से इट विल बी लीव्ड अनचेंज, इमीडिएट वर्ड नहीं होता ना, तो ऊपर वालों में से B या C आंसर हो सकता था, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट पूछा है, मतलब कि इमीडिएट मतलब कितना, कि पैसा निकाला उसी मोमेंट पे क्या हाल होगा, मतलब कि आप बैंक में ही हो और पैसा निकाला, उस टाइम पे क्या होगा, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देखो एग्रीगेट मनी सप्लाई तो उतना ही रहेगा, मतलब कि बैंक से निकाला 1 लाख, वो आपके पास आया, आप भी इकोनॉमी का एक पार्ट हो, राइट, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि बैंक से निकाला और आपके जेब में आ गया, आपका ही पैसा था, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई तो सेम रहेगा। 1 लाख तो जला के तो नहीं डाल दिया आपने, राइट, आपने जलाए तो नहीं,
आपने जेब में डाल दिए, बैंक से निकाले जेब में डाल दिए। तो आपने अगर उसको जला देते या उसको पानी में डुबा देते तो इट कैन बी रिड्यूस्ड, या मतलब कि जादू करके आपने 1 लाख का 2 लाख कर दिया, इसे विद इन अ सेकंड 1 लाख आया बैंक से आपके हाथ में और उसको डायरेक्ट 2 लाख कर दिया, तो इट विल बी इंक्रीज बाय 1 लाख। और 3 लाख कर दिया जादू से, मतलब कैसे होता थोड़ी है, 1 लाख कमाने को कितना कितना दुनियादारी करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है लॉजिक। तो इट विल बी लीव्ड अनचेंज बिकॉज इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई, मतलब कि मनी सप्लाई तो सेम रहेगा। तो ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को इकोनॉमी के लिए पूछ रहे कि सर इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी इतना इजी सब्जेक्ट है, एक बार आप समझ लिए ना, मतलब कि रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो आई विल मेक 1 और 2 वीडियोज़ की इकोनॉमी से कैसे डील करना है अलग से, एनालिसिस वीडियोज़ के अलग से। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हाट इज द परमिताज, परामिताज, राइट। परामिताज के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है, करेक्ट। तो ए ऑप्शन क्या है, द अर्लीस्ट धर्मसूत्रा टेक्स्ट रिटर्न इन अफोरिस्टिक सूत्रा स्टाइल। द अर्लीस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, द अर्लीस्ट, द फर्स्ट, द बिगेस्ट, द लास्ट, ऐसे ऐसे मतलब कि एक सुपरलेटिव वर्ड आएगा द अर्लीस्ट, इसलिए इसको एलिमिनेट करो। वैसे तो परमिताज की डेफिनेशन आपको पता होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है तो अर्लीस्ट वर्ड आ गया। बी क्या है, फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। एक्चुअली फिलोसॉफिकल स्कूल है और वो डिड नॉट निगेटिव स्टेटमेंट बना दिया जानबूझ के। एक्चुअली फिलोसॉफिकल स्कूल जनरली एक्सेप्ट करते थे वेदा की अथॉरिटी, और फिर भी डिड नॉट वाला जानबूझ के डाल दिया। ये तो परमिताज तो फिलोसॉफिकल स्कूल वैसे तो है नहीं, क्योंकि 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स आर देयर, मतलब कि इंडिया के, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो ये परमिताज तो उसमें नहीं है, मतलब कि उसमें संख्या योगा वगैरह नहीं, क्या वेदांता वगैरह स्कूल्स, तो उतना तो आपको मेरे नोट्स वगैरह से पता है या एनसीईआरटी पढ़ के पता है। तो ये फिलोसॉफिकल स्कूल तो नहीं है, मतलब कि स्कूल्स, फिलोसॉफिकल स्कूल्स और परमिताज, मतलब कि परमिता एक ही टर्म है, मतलब कि राइट। तो फिलोसॉफिकल स्कूल्स और दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ऐसे हो ही नहीं सकता कि डिड नॉट, मतलब कि सारे स्कूल थोड़ी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए बी इज एलिमिनेटेड। डी क्या है, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया। देखो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स, एक तो पावरफुल वर्ड डालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोल सकते थे मर्चेंट गिल्ड्स। पावरफुल क्यों, ये कितनी पावर है उनको, राइट। तो ऐसे ऐसे एंटिक वर्ड से आपको पता चलता है, एंड एंटिक एंटिक वर्ड मतलब एक्सट्रीम वर्ड, कि पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है। मर्चेंट गिल्ड्स बोल सकते थे, या ऐसे बोल सकते थे ये लोकल मर्चेंट गिल्ड्स, राइट। पावरफुल मतलब क्या, और ऊपर से क्या बोला, अर्ली मिडाइवल साउथ इंडिया, मतलब कि साउथ इंडिया में साउथ इंडिया भी डाल दिया, उसमें अर्ली मिडाइवल पीरियड भी डाल दिया, तो मतलब कि बहुत सारे फैक्ट्स डाल दिए, इसलिए डी इज एलिमिनेटेड। तो सी क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। और एक लॉजिक आपको बोल देता हूँ, अगर महायाना बुद्धिज्म, बोधिसत्व, ये वाले स्टेटमेंट अगर ऑप्शंस में है ना, तो वो वाला भी करेक्ट होता है। वो एक आप थोड़ा सा याद रखना कि अगर बाकी सारे ऑप्शन कुछ अलग है और बोधिसत्व, महायाना बुद्धिज्म या बुद्धिज्म के बारे में कोई भी स्टेटमेंट है ना, वो वाले स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते। अगर आपको पता ही नहीं है कि हाँ इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर बोधिसत्व गौतम बुद्ध के बारे में कोई स्टेटमेंट है ना, तो उनके बारे में जो स्टेटमेंट होता है ना, वो करेक्ट पकड़ो आप डेफिनेटली। तो उसी लॉजिक से इसका आंसर हो गया सी, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। लेकिन परमिताज है ना, एक एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं साइड में लिखा है, मेरे नोट्स में तो है, लेकिन एनसीईआरटी में भी साइड में जो साइड साइड हेडिंग्स रहते हैं वहाँ पे लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। I will move to next question. Question number 12. In the context of Indian history, रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। देखो अभी रखमाबाई केस 1884 मेरे नोट्स में ऑलरेडी आया है। क्यों आया है, एक्चुअली जी कौन सा मलबारी बोल के थे जी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मलबारी। तो मलबारी के बारे में मैंने उनके बारे में सर्च किया, तो उनके विकिपीडिया में पेज में मुझे पहले ही पैराग्राफ में, पहले या दूसरे पैराग्राफ में ऐसे पता चला कि वो लड़कियों के मतलब कि लाइफ के लिए काम करते थे, उनके एज ऑफ कंसेंट, कॉन्जुगल राइट्स, शादी के राइट्स उसके, और उसी में मुझे रखमाबाई केस 1884 पढ़ने को मिला, इसलिए मेरे नोट्स में डाला था। और ऊपर से अभी 1, 2 एंड 3 में देखो, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, एजुकेशन, वुमन राइट्स टू गेन एजुकेशन।
और सेकंड एंड थर्ड क्या है, एज ऑफ कॉन्सेंट एंड रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर रिलेटेड टू द मैरिज राइट्स। समझ में आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड मैरिज राइट है, मतलब कि शादी के बाद कैसे होगा, मतलब कि मैरिड लाइफ कैसे होगा। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन अलग है, मैरिड राइट्स अलग है, इसलिए वन तो टू एंड थ्री के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अलग ही केस होगा। एक केस क्या कर सकता है, एक केस एक ही इशू हैंडल करेगा, एजुकेशन भी हैंडल कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में एज ऑफ कॉन्सेंट भी, तो मतलब कि एक तो एजुकेशन रहेगा या, लेकिन वन ओनली ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए वन ओनली तो नहीं है, इसलिए टू एंड थ्री ओनली ऑप्शन है। टू एंड थ्री आर रिलेटेड टू द मैरिड, मतलब कि मैरिड लाइफ, इसलिए इसका आंसर है टू एंड थ्री ओनली, मतलब कि एक केस है, एक ही इशू होना चाहिए, तो दो दो टू एंड थ्री आर हैंडलिंग द सिंगल इशू, लेकिन वन इज डिफरेंट इशू, इसलिए इसका आंसर है टू एंड थ्री ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। इंडिगो कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है पीजेंट रेजिस्टेंस, अभी पीजेंट तो पहले से रेजिस्टेंस करते थे, तो 20th सेंचुरी में ऐसा अलग क्या हुआ, राइट, तो इसलिए ए इज रॉन्ग। से सी क्या है, नेशनल लीडर्स अपोजिशन, वो भी पहले से अपोजिशन कर रहे थे, तो 20th सेंचुरी में अलग से क्या हुआ, राइट। डी में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, गवर्नमेंट वैसे भी कंट्रोल करते थे पहले से, तो वो भी नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन देखो, बिकॉज ऑफ वर्ड क्वेश्चन में भी आया है और बिकॉज ऑफ वर्ड ऑप्शन में भी आया है। बी ऑप्शन देखो, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, देखो बिकॉज ऑफ वर्ड क्वेश्चन में भी आया, लॉजिक समझ में आ रहा है, और ऑप्शन में भी बिकॉज ऑफ वर्ड है बी ऑप्शन में, बाकी किसी ऑप्शन में बिकॉज ऑफ वर्ड है, और ऊपर से मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब कि वर्ल्ड मार्केट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही, मतलब कि कोई रेजिस्टेंस करने से कुछ नहीं होता है, अगर उसकी प्राइस ही कम हो जाए तभी उसको डिक्लाइन होगा, अदरवाइज कोई मरे मरे कुछ भी हो जाए, अगर उससे पैसा मिल रहा है ना, तो वो लोग मतलब कि इंडिगो कल्टीवेशन करते रहते। लेकिन क्या है, पीजेंट रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होता, नेशनल लीडर्स के अपोजिशन से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, तब तो डिक्लाइन होगा, और ऊपर से बिकॉज ऑफ वर्ड आया है न्यू इन्वेंशन के रीजन से, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, हाँ 3 क्वेश्चन अभी है बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, देखो वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया था, तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट है ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट लंडन टू डू सो, देखो ये तो मतलब ऐसे बच्चों वाली बात होगी कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको बोला इसलिए किया, उसमें क्या लॉजिक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कुछ भी करने को बोलेगा, लेकिन उसका कुछ तो पर्पस तो होना चाहिए, पर्पस वाला स्टेटमेंट होना चाहिए, इसमें पर्पस तो नहीं दिख रहा है, कि ऐसे कि हाँ तूने उसको क्यों मारा, मतलब कि मैं उसने मेरे को मारने को बोला इसलिए मैंने मारा, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट हो गया, समझ में आ रहा है आपको कि हाँ उसको क्यों मारा, तो उसने मेरे को मारने को बोला, लेकिन क्यों मारा भाई, क्योंकि मारने से तेरे उसको मारने से तेरा कुछ फायदा है, कुछ पर्पस है, राइट, इसलिए ए इज रॉन्ग। बी, ही वांटेड टू रिव्यू द इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, देखो वेलेस्ली वैसे भी ओरिएंटल लर्निंग, मतलब कि अंग्रेज है ना, ओरिएंटल लर्निंग तो वैसे भी इतना इतना डिमांड नहीं देते थे कि ओरिएंटल लर्निंग या मतलब कि लोकल लैंग्वेज को मतलब कि प्रमोट करे, वो तो अगेंस्ट ही थे वैसे भी, इसलिए बी इज रॉन्ग। सी क्या है, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट्स विथ एम्प्लॉयमेंट, देखो किसी व्यक्ति का नाम आया ना किसी स्टेटमेंट में, अननेसेसरी नाम कौन याद रखेगा, विलियम कैरी कौन था, कौन याद रखेगा, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है कि इतना डिटेल, मतलब कि विलियम कैरी वेलेस्ली के टाइम था या नहीं था या नहीं था हमें पता भी नहीं है, मतलब कि इसलिए सी इज ऑल्सो रॉन्ग, कि वो ऐसे ही स्टेटमेंट बना दिया नाम डाल के। लेकिन डी देखो, ही वॉन्टेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया, देखो इस वाले स्टेटमेंट में ब्रिटिश एम्पायर का फायदा है, राइट, बाकी ए बी सी में ऐसे ही बोल दिया है, बी में तो इंडिया का फायदा है तो वो तो नहीं करेंगे, ए में तो ऐसे ही बच्चों वाला स्टेटमेंट है, सी में भी उसका पर्सनल गेन है, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए थोड़ी ना विलियम कॉलेज एक कॉलेज ही बना देगा वो, लेकिन डी वाले स्टेटमेंट में पूरे ब्रिटिश एम्पायर का फायदा है, राइट, ट्रेनिंग दे रहा है ब्रिटिश सिविलियंस, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो इसकी वजह से डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया उल गुलान और द ग्रेट टुमुलुट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि देखो
तीनों स्टेटमेंट में किसी का नाम नहीं है, मतलब कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 उसमें किसी का नाम नहीं है, मप्पिला रिबेलियन किसका नाम नहीं है, इंडिगो। लेकिन डी वाले स्टेटमेंट में बिरसा मुंडा पर्टिकुलर नेम डाल दिया। मैंने बोल दिया, मैंने ऑलरेडी बोला कि जिस स्टेटमेंट में नाम होता है वो जनरली रॉन्ग होता है, लेकिन बिरसा मुंडा एक इम्पोर्टेंट व्यक्तिमत्व है। मैंने ऑलरेडी बोला ये विलियम क्यारे कौन है पता नहीं, लेकिन कब मतलब कि फैक्ट कब करेक्ट होती है, कभी भी स्टेटमेंट में महात्मा गांधी का नाम आया, कभी भी गौतम बुद्ध का नाम आया, अंबेडकर का नाम आया, नेहरू का नाम आया, इस इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम आते हैं। इसी तरीके से बिरसा मुंडा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन इंडियन हिस्ट्री। तो ऐसे नाम जब आते हैं ना, वो वाले स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। ये एक छाप डालो आपके सीने में कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का अगर नाम आता है तो वो स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होना है। बाकी ऊपर का तो थे, ये तो जनरल रिवॉल्ट्स है, लेकिन डी वाले स्टेटमेंट में डायरेक्ट बिरसा मुंडा नेम आया है, एंड बिरसा मुंडा इज़ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री। तो इसलिए इसका आंसर है डी, बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर लिटरेचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्होंने क्या बोला है कि एसोसिएटेड विथ पूछा है। मैंने ऑलरेडी बोला है कॉन्टेम्प्ररी, मतलब कि यहाँ पे बोला है कि कॉन्टेम्प्ररी, इन शॉर्ट एसोसिएटेड विथ मतलब कॉन्टेम्प्ररी। तो अगर कॉन्टेम्प्ररी वाले स्टेटमेंट्स है तो एक तो सारे रॉन्ग होते हैं, मतलब कि किसी स्टेटमेंट में बोला ना ही इज़ कॉन्टेम्प्ररी विद दिस, ही वॉज कॉन्टेम्प्ररी विद दैट, मतलब कि कबीर वॉज कॉन्टेम्प्ररी ऑफ नानक, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। तो वैसे तो ये तीनों रॉन्ग होने चाहिए उस लॉजिक से, 1 2 एंड 3। लेकिन अब हमें क्या क्या करना है, दिए हुए ऑप्शन में मिनिमम वाला ऑप्शन कौन सा है, सी, उसमें 3 ओनली दिया है, बाकी में 2 या 3, मतलब कि ए में 1 एंड 2 दिया है, बी में 2 एंड 3 दिया है, डी में तो सारे ही करेक्ट दिए। तो जब कॉन्टेम्प्ररी वाले स्टेटमेंट होते तो मिनिमम नन नन ऑप्शन होता तो नन देते, या 3 ओनली के साथ आपको जाना है। समझ आ रहा है लॉजिक, मतलब कि कॉन्टेम्प्ररी वाले स्टेटमेंट्स में आपको, और फिर भी ये स्टेटमेंट्स ये वाले लोग मतलब कि कौन किसके टाइम था वो आपको वैसे भी याद रखना ही है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। 2020 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, अभी भी अगर आपने पीछे वाले नहीं देखे तो वो भी देखें, और ये वाले स्टेटमेंट्स भी ये वाले भी कंटिन्यू रखें, आपके मार्क्स में डेफिनेटली हाइक आएगा, दैट इज़ गारंटीड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, एंड आई विल अगेन कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर के क्वेश्चन से हम शाम को 6 बजे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।